जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मियां असगर। आज जी हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं जिस शख्सियत को लेके, वो हैं जी चौधरी मोहम्मद शाहिद, चेयरमैन अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस गुजरांवाला, डायरेक्टर अलाइड स्कूल स्वीगस रोड कैंपस गुजरांवाला, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी रिसोर्स इंटर स्कूल सिस्टम गुजरांवाला। मुमताज़ माहिर तालीम है और आज हम उनसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे और उनसे बातें करेंगे और उनसे इंशाल्लाह वो चीज़ें जानेंगे, उनकी ज़िंदगी के वो पहलू सामने लेके आएंगे जो हम और आप नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनाब। कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल। चौधरी साहब, आपका जो कीमती टाइम हमने आपसे लिया है, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो थोड़े से कुछ चंद एक सवालात हैं, कुछ निजी ज़िंदगी के बारे में और कुछ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। जी थैंक यू। तो वक्त ना ज़ाया करते शुरू करते हैं। थोड़ा सा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं हमें। सबसे पहले जी मैं अपने सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों पे अपनी रहमत और बरकत नाज़िल करे। मियां साहब, आपने पूछा इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। एक देहाती आदमी हूँ। मराली वाला में मेरी पैदाइश हुई 1968 में। जी। उसके बाद अपनी इब्तदाई तालीम मराली वाला का एक स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मराली वाला, उस दौर में ये एलिमेंट्री स्कूल था, वहाँ से हासिल की। उसके बाद फिर अगली तालीम के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखपुरा मोड़ गुजरांवाला, जो आजकल हायर सेकेंडरी का दर्जा रखता है, वहाँ से मैट्रिक किया। जी। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से FSC प्री इंजीनियरिंग की, उसके बाद BSc वहीं से की और इस तरह ये तालीम का सिलसिला चलता रहा। और ग्रेजुएशन करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ ग्रेजुएशन की। ये मेरा थोड़ा सा इब्तदाई खाका है। और बचपन और नौजवानी और फिर जवानी सारी गांव में गुजरी। सही। और देहाती होने के साथ साथ मेरा ज़िम्मेदार घराने से तल्लक है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ज़िम्मेदारा करते थे। सही। और इससे पहले मेरे वालिदैन जब पार्टीशन हुई तो इंडिया से जलंधर एक बड़ा मशहूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से माइग्रेशन करके गुजरांवाला आए और इस तरह मैंने 23 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे। आपके चाहने वाले आपके बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, वो आपकी थोड़ा फैमिली के बारे में भी जानना चाहेंगे, थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम 3 भाई हैं। हमारी एक बहन है जो मेरे से बड़ी है और मेरे से छोटे भाई वो गाँव में ही अपना कारोबार करते हैं और उससे छोटे भाई मियाँ आबद रफ़ीक एडवोकेट, वो गुजरांवाला में प्रैक्टिसिंग लायर हैं। सही। और उसके अलावा अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी औलाद से नवाजा है, जिसमें 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। बड़े बच्चे जो हैं दोनों वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उससे 2 छोटे हैं, वो एक कॉलेज में एक स्कूल में है। तो अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह। जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, खानगी हैं, माशरती हैं, मुआशी हैं, वो अल्लाह के फ़ज़ल से बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहा हूँ मैं। जी माशाल्लाह। मराली वाला आपका, जैसे आपने बताया आपका गांव है, तो आपने उसे कब और क्या ऐसी कोई रीज़न थी जिस वजह से आपको शहर शिफ्ट होना पड़ा? नहीं, असल में मैंने गांव छोड़ा नहीं है, ये एक आर्जी शिफ्टिंग है। ये 2013 में मैंने और मेरे एक बड़े ही करीबी दोस्त हैं जनाब मलिक इफ्तिखार अजमल अवान साहब ने, हमने सोचा कि चूँकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल की एजुकेशन के बाद इन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाना है और अच्छे तालीमी इदारे यकीनन शहरों में ज़्यादा हैं। तो हमने सोचा कि एजुकेशन की एक्सेस के लिए आर्जी तौर पे गुजरांवाला सिटी में शिफ्ट हुआ जाए। तो यहाँ गुजरांवाला में DC रोड पर रहाइश है और बच्चों की एजुकेशन के लिए हम लोग शिफ्ट हुए। दूसरा, मैंने 1997 में ततले अली और मराली वाला में लिटिल स्कॉलर स्कूल सिस्टम के नाम से तालीमी इदारे कायम किए। कोई 8-9 साल वहाँ काम करने के बाद गुजरांवाला में दी एजुकेटर्स कॉलेज के नाम से कॉलेज कायम किया। चूँकि मेरा प्रोफेशन भी शहर में था, बच्चों के तालीमी इदारे भी शहर में थे, तो फिर मैंने अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से और भाइयों से मशवरे के बाद ये ज़्यादा बेहतर समझा, अपनी फैमिली के साथ मशवरे के बाद, कि इसमें आसानी है कि गुजरांवाला शहर शिफ्ट हुआ जाए। ये बच्चों की मराली वाला आप कहते हैं कि मैंने छोड़ा नहीं है, आर्जी तौर पर यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो आप मराली वाला जाते रहते हैं, आते रहते हैं? जी यकीनन। मेरे पेरेंट्स वहाँ पे हैं, भाई वहाँ पे हैं, फैमिली वहाँ पे है और यकीनन को हफ्ते 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या महीने में कम से कम एक दफ़ा बच्चों के साथ चक्कर लगता है, पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं। और मेरे लिए खुशी की बात ये भी है कि मैं भी कोशिश करके गांव ज़रूर जाता हूं और मेरे बच्चे इस बात में ज़्यादा एंशियस होते हैं कि गांव ज़रूर जाया जाए और उनकी रूहानी तस्कीन गांव जाके ज़्यादा अच्छे तरीके से मुकम्मल होती है। तो हम जाते रहते हैं, गाँव के साथ पूरा रिलेशन कायम है माशाल्लाह। अच्छा, मुराली वाला माशाल्लाह आपका भी गांव है, हमारा भी गांव है, तो मुराली वाला की आजकल मुख्तलिफ हवालों से हालत जो है काफ़ी जो है हालतजार ख़राब है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
मराली वाला की इस वक्त जो हालत है, जब हमने मराली वाला छोड़ा उस वक्त भी थोड़ी बहुत ख़राब तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब जब भी कभी जाना होता है तो वो थोड़ा सा देख के दिल कुड़ता है कि यार इतना बड़ा गांव है, माशाल्लाह गांव में अच्छे लोग रहते हैं, आजकल एजुकेटेड भी हैं, वेल अवेयर्ड भी हैं, और हम समझते हैं कि जो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों की एजुकेशन के थ्रू लोगों को पता ज़रूर चल चुका है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, हमें रहना कैसे चाहिए और हमारी सोशल कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए। और समझ ये नहीं आती कि लोग इस पे पूरी तरह तवज्जो क्यों नहीं दे रहे। और हम समझते हैं कि गांव के लोग अगर मिलके अपने ही गांव और अपने ही एनवायरनमेंट को बेहतर करना चाहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो ठीक ना हो सके, तो हो सकता है ठीक। माशाल्लाह। अच्छा जज साहब, ये आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कुछ नौजवान तंजीमें, कुछ ग्रुप्स जो है मराली वाला की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी मदद आपके चाहे भी काम कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स को भी साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई भी बात, कोई भी एक्टिविटी सोशल मीडिया के ज़रिए फौरी पहुंच जाती है। जब हम लोग देखते हैं कि आज का नौजवान मराली वाला का खुसूसी तौर पे सोशल मीडिया टीम के लोग, आप लोग हैं उसमें शामिल, वो मराली वाला की बेहतरी के लिए, उसके एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, फलाह बहबूद के लिए जब बहुत कोशिश करके काम कर रहे होते हैं, दिली सुकून होता है। मैं यहाँ पर एक बात का इजाफा करता चलूँ कि ये हर दौर में ही होता रहा है। जब हम लोग कॉलेज स्टूडेंट थे, नौजवान थे, जवान थे, उस वक्त भी मराली वाला के बहुत सारे मसाइल थे। सही। तो उस वक्त हमारे दोस्तों की एक टीम हुआ करती थी सोशल एक्शन कमेटी के नाम से, फिर एक और नाम थी यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी बड़ा काम किया है, जिसमें जो बॉयज़ हाई स्कूल है इस वक्त उसके मसाइल थे और बहुत सारे मसाइल थे। और जो यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त की, तो उसमें मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त जनाब मलिक इफ्तिखार अजमलवान साहब उसके जनरल सेक्रेटरी थे, चौधरी अनवर साहब उसकी जो लिटरेरी कमेटी थी सही उसके हेड थे। मेरा भी उसमें एक जो मजलिस आमला थी उसका मैं एक सीनियर मेंबर था। तो उस दौर में भी जितने लोग हमारी एज के थे, जिसमें रियाज भट्ट साहब थे, राना मोहम्मद अली जो सिविल जज, फिर एडिशनल सेशन जज वो थे, राना शिकली साहब थे, चौधरी अख्तर साहब थे, इस तरह अब्दुर्रज़ाक भट्ट साहब थे, मैं किस किस का नाम लूँ, बहुत सारे दोस्त थे जिनकी बाकायदा एक टीम होती थी। और उस दौर में मराली वाला की फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़बरदस्त काम होता था। मैं समझता हूँ ये मराली वाला की खुशकिस्मती है कि जिस दौर में भी मराली वाला की ज़रूरत पड़ी उसका नौजवान और यूथ आगे बढ़ा। इसमें एक मिसाल और देता चलूँ, 1987 में जब पूरे पंजाब में बहुत बड़ा सैलाब आया, तो उस वक्त 1987 आप देख लें कितनी पुरानी बात होगी, मराली वाला से 3 सामान के ट्रक भर के हम लोगों ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, बद्दोमली इसके इलाकों में खुद जाके लोगों में तकसीम किया। ये मराली वाला के सारे लोगों की उसमें कंट्रीब्यूशन, माशाल्लाह। हम आज भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे अपने दिलों में भी ये जज्बा मौजूद है कि फलाह का काम जारी रहना चाहिए। और मैं आज के इस इंटरव्यू की वसातत से आज जो सोशल मीडिया टीम और मराली वाला के वो तमाम लोग जो मराली वाला की फलाह बहबूद के लिए, उसके मसाइल को हल करने के लिए अपना इनपुट देते हैं, कोशिश करते हैं, सबको सल्यूट भी करता हूं और उनकी तमाम खिदमात को सराहता भी हूं। और मैं समझता हूं कि उनका ये जज्बा अगर कायम रहता है तो मराली वाला के मसाइल जो हो जल्द हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अच्छा, एक अगला सवाल सर आपसे ये है कि मराली वाला में माशाल्लाह बड़ी बड़ी बाअसर शख्सियात हैं, साहिब हैसियत लोग भी हैं, तो तब्दीली क्यों नहीं आती? ये ज़रा सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं आती। तब्दीली तो पूरे पाकिस्तान में भी नहीं आ रही, कहाँ पे जाता है पाकिस्तान चेंज हो गया, नया पाकिस्तान आ गया। असल में ना कई वजूहत है इसके पीछे। बाज़ का खुलूस का उनसर शायद कहीं कम होता है, बाज़ का वसाइल आड़े आ जाते हैं, वसाइल नहीं लोगों के पास होते, या बाज़ का थोड़ा सा जेलसी फैक्टर भी कहीं कहीं आ जाता है कि अगर किसी एक ने काम कर लिया उसका क्रेडिट उसको ना मिल जाए। बाज़ का लोग इसलिए भी तावन नहीं कर रहे होते। जी बिल्कुल। तो कई वजूहात हैं, तसब भी है, जेलसी भी है, वसाइल की कमी भी है, फिर इसमें कुछ जो सियासी लोगों के बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उसको भी लोग देख लेते हैं कि अगर कोई बंदा आज काम कर रहा है तो हो सकता है कल को ये हमारा सियासी मुखालफ ही ना हो जाए, लिहाजा इसको ज़्यादा आगे ना बढ़ने दिया जाए ना। मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत बंदा इन पे कंट्रोल करे और ये देखे यार कोई जो भी बंदा है अगर वो अपने इलाके, अपने लोगों और अपने गांव के लिए और अपने बाकी मसाइल के लिए इनपुट दे रहा है, कोशिश कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए और फिर उसमें हिस्सा भी डालना चाहिए। जी ज़रूर। हाँ, अगर कोई ये समझता है कि यार इसके कुछ सियासी मकासद ना हो बंदे के, भाई दूसरा बंदा भी शामिल हो जाए, वो भी सियासी मकासद ले ले, करने से ही है ना। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए
और अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि हकूकुल्लाह शायद कम है, हकूकुल बात ज़्यादा है। बिल्कुल। और हकूकुल बात को हकूकुल बात समझते हुए लोगों की फलाह के लिए जितना कोई बेहतर काम करता है उसके साथ भी चलना चाहिए और ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए। सही। तालीम, आपने एक लंबा सफ़र तालीम हासिल करने का, आपने अपनी तालीम मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद ये फिर आपने ये फ़ैसला क्यों किया कि आप तालीमी मैदान में ही आएंगे? कोई और फील्ड आपने क्यों ज्वाइन नहीं की? बेसिकली मैं साइंस सब्जेक्ट का स्टूडेंट था। उसके बाद लॉ ग्रेजुएशन की। लॉ वाली साइड पे भी जाया जा सकता था। असल में बाज़ का तो ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसले होते हैं। हम चंद लोग, मैं चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब, हमारे एक दोस्त थे जुल्फ़कार चीमा साहब सादकाबाद से, आजकल वो कनाडा सेटल हैं। चौधरी सही साहब थे यूनिवर्सिटी में, वहाँ बैठे वैसे ही जब हम फाइनली से फ़ारग हुए गपशप हो रही थी, भाई अब फ़ारग हैं, जा क्या करना चाहिए। बस उन दिनों 2-3-4 दिन का ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई हमारी। तो बस दोस्तों के मशवरे से ये फ़ैसला हुआ कि सबसे बेहतरीन इस वक्त अगर कौमी खिदमत है तो वो शायद लोगों को एजुकेट करके है। जैसे अभी आपने जितने सवाल अब तक पूछे हैं इसमें मुझे एक चीज़ की कमी नज़र आ रही है, हम बसीते कौम शायद उस लेवल पे एजुकेटेड नहीं है। सही बात। तो दोस्तों ने मशवरा दिया, यार आप यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेटेड हैं तो क्यों ना बेहतर ये किया जाए कि आप लोग अपने मुआशरे की एजुकेशन के लिए काम करें। मशवरा अच्छा लगा। फिर मैं और मेरे एक दोस्त है चौधरी अख्तर साहब, वो भी मराली वाला से हैं, दोस्त हैं, हम दोनों ने मिल के फिर अपने ही इलाके में, अपने ही गाँव में, पहले ततली से स्टार्ट किया, फिर मराली वाला में ब्रांच बनाई। तो उस वक्त से जब आगाज़ किया तो अल्लाह का बड़ा फजल है। और मैं समझता हूँ ये काम करके रूहानी तस्कीन होती है। जब हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, पेरेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं, अपने स्टाफ को, टीचर्स को एजुकेट कर रहे हैं, और ये अल्लाह का फजल है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये कबूल कर लिया है कि गांव से जिस सफ़र का आगाज़ किया वो चलते चलते गुजरांवाला शहर में, फिर यहाँ पे कॉलेज कायम किया, और कॉलेज में लगातार 6 साल हमारे स्टूडेंट्स ने बोर्ड में पोजीशंस ली। ये अल्लाह का करम था। उसके बाद अलाइड स्कूल है स्वीगस रोड कैंपस पे, रिसोर्स इंटरनेशनल है। फिर मेरे अपने बड़े करीबी दोस्त जो मेरे क्लास फेलो भी हैं, चौधरी मलक इफ्तिखार साहब, चौधरी अनवर साहब, अलाइड स्कूल मॉडल टाउन है, फिर अलाइड स्कूल सेटर टाउन है दोस्तों का। हम सब लोग दोस्त एक टीम की तरह एजुकेशन के ज़रिए अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये शायद सबसे बड़ा शोबा है, और इसीलिए ये कहा जाता है, एक हदीस मुबारक है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। यानी अगर हम इस शोबे में हैं तो हम बुनियादी तौर पे पैगम्बरी मिशन पे काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। जी माशाल्लाह। सर ये आपने देखा होगा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपके इदारे की नहीं या किसी और के इदारे की नहीं, ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये जो ना तरबियत वाला अंसर, ये ना कुछ मुआशरों में बाज़ का प्रॉब्लम होती है जिस वजह से उसकी कमी नज़र आ रही होती है। आप देखें, जो चीज़ भी किसी शख्स के पास कम हो ना, वो उसकी तगदो ज़्यादा करता है हासिल करने की। हमारा ये जो मशरकी मुआशरा है, खुसूसी तौर पे ये पाकिस्तान का या बरसगीर का, इसमें लोगों के माशी हालात बड़े कमज़ोर हैं। तो लोग उसको फिल करने के लिए सारी अपनी तवानाइयाँ और अपनी सोच फोकस किए होते हैं ना, कि हमारा माशी निज़ाम बेहतर हो जाए या हमारी अपनी माशी हालत बेहतर हो जाए, माली तौर पे हम मजबूत हो जाएं, तो फिर ज़ाहिर है उधर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब अगर बच्चे अपने एजुकेशन की तरफ वो भेजते हैं तो उनका फोकस भी वहाँ पे यही होता है कि बच्चों को वो तालीम दिलवाई जाए या उस अंदाज से दिलवाई जाए, या बच्चे इतने नंबर ले लें कि वो अच्छे स्कूल के बाद अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ताकि वो कल के अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे लायर्स, अच्छे प्रोफेसर या अच्छे प्रोफेशनल्स बने, ताकि हमारे माली हालात बेहतर हो। वो माली हालात हैं जो मजबूर करते हैं कि बच्चा बहुत ज़बरदस्त नंबर ले ताकि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे लेवल पर उसका एडमिशन हो सके। ये एक रीज़न है। जो बात आपने की ट्रेनिंग के वाले से, यकीनन ये सिर्फ तालीमी इदारों का काम नहीं है तरबियत देना। तहकीक ये कहती है बच्चे की तरबियत पहले 7 सालों में मुकम्मल हो जाती है। हाँ, जो 5-10%, 20% की कमी बेशी रहती है वो तालीमी इदारे पूरी करने की कोशिश करते हैं। बुनियादी रोल है पेरेंट्स का। हम सारा फोकस करते हैं तालीमी इदारों पे। तालीमी इदारों ने तालीम के ज़रिए तरबियत करनी है, पेरेंट्स ने बाकायदा अमली तौर पर रोल मॉडल बन के तरबियत करनी है। तो शायद पेरेंट्स के पास भी अपने माली मसाइल की वजह से टाइम नहीं है, वो बच्चों को वक्त नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ अगर वालिदैन बच्चों को क्वालिटी टाइम दें तो कोई रीज़न नहीं है बच्चे अच्छे करैक्टर वाले ना बने। वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है, तालीमी इदारे को अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है। अगर दोनों दयानतदारी से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें तो कोई वजह नहीं है कि अच्छे किरदार, अच्छे रोल मॉडल ना बन सकें। ये एक रीज़न है। इसके अलावा ये भी है कि आपने कहा जी जो फिनंशियल कोई इश्यूज़ होते हैं तो बच्चे कमाने के हवाले से नंबर्स जाना, सिस्टम ज्वाइन करना, तो
हम साइंसदान क्यों नहीं पैदा कर रहे आजकल? हाँ, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। अच्छा, पिछले सवाल में ना एक चीज़ रह गई थी, जैसे आपका ख्याल जो सवाल मैं उसको यूँ नहीं समझाऊँ कि शायद पहले तालीमी निज़ाम अच्छा था और अब तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अदब के आंसर से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं, आजकल भी लोग बाअदब हैं। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो है ना वो थोड़ी सी कमी ना मैं देखने। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। असल में ना जब हम स्टूडेंट थे, हमारे वालिदैन उस वक्त कहा करते थे कि पहले वाला दौर अच्छा था, ये दौर सबसे बुरा है। ठीक है, अब हम जब उस लेवल पे पहुँचे हैं तो हमारी एज की जो नस्ल है वो कहती है जी हमारा दौर अच्छा था, ये वाला बुरा है। ये ना हिस्ट्री अगर आप पढ़ के देखें, मुतालिया करें तो हर दौर को अच्छा भी कहा गया और हर दौर को बुरा भी कहा गया। ये एक इंसानी नफ्सियात है जिसके तहत कहा जाता है, बंदा अपने आप को ठीक समझ रहा होता है, दूसरों को मुनासिब नहीं समझ रहा होता। जो बात दूसरा सवाल आपने किया है कि अच्छे साइंसदान क्यों पैदा नहीं हो रहे, अच्छे इंजीनियर्स क्यों नहीं पैदा हो रहे, असल में ना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें जो रिसर्च या तहकीक का पहलू ये मिसिंग है। ना स्कूल लेवल पे, ना कॉलेज लेवल पे, ना यूनिवर्सिटी लेवल पे। एक्चुअली स्कूल कॉलेज तो जो है वो इब्तदाई तालीम के मराकज़ हैं। असल तहकीक का मरकज़ हुआ करता है यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी में तहकीकी मराकज़ ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज और स्कूल की तरह ही तालीम दी जा रही है, थोड़े से डिफरेंस के साथ। तो एज लेवल का एक डिफरेंस होता है। मैं समझता हूँ, ये देखें आप, अभी ये कोरोना वाला जो मामला हुआ उसमें बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ने वैक्सीन बनाने में अपना रोल प्ले किया। सही। ऑक्सफोर्ड की बनी हुई वैक्सीन यूके में आई, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ की वैक्सीन मार्केट में आई। मतलब कि जो बुनियादी तहकीकी काम है वो यूनिवर्सिटी ने करना होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में यूनिवर्सिटी ये काम कर ही नहीं सिरे से। इसका मतलब है हमारी ये प्रायोरिटी बनी नहीं, इसलिए नहीं बनी कि गवर्नमेंट्स का इस तरह तवज्जो ही नहीं है, या हमारी हुकूमतें को ये इस तरह समझ नहीं रही कि यूनिवर्सिटीज़ को तहकीकी मराकज़ होना चाहिए। सही। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी तहकीकी मराकज़ आज भी बन जाती हैं तो कोई रीज़न नहीं कि यहाँ बहुत सारे साइंसदान पैदा ना हो, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा फजल है। डॉक्टर कदीर साहब जैसे, सबर मुबारक साहब जैसे, डॉक्टर मुनीर साहब जैसे बड़े साइंसदान भी पैदा हुए। अगर आप थोड़ा सा बाहर गौर करें, मगरबी दुनिया में जितने तहकीकी मराकज़ हैं उसमें पाकिस्तान के जो ग्रेजुएट्स हैं बतौर साइंसदान उनका बड़ा रोल है। शायद वो वहाँ जाके ये सारा कुछ सीख के, यानी अल्लाह ताला ने हमें दिमाग अच्छा दिया हुआ है, अगर उसका आगाज़ यूनिवर्सिटी में तहकीकी मराकज़ कायम करके कर दिया जाए तो ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जी, जैसे आपने कहा जी, थोड़ा सा पिछला वो आपका जवाब रह गया था। मैं उस तनाज़र में पूछ रहा था, जैसे आपके उस्ताद थे, आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में अपने बहुत सारे असातिज़ा से आपने पढ़ा, उनसे तालीम हासिल की, तो जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनका रवैया अपने असातिज़ा से और आपका जो अपने असातिज़ा से रवैया था, क्या वो सेम है? नहीं, ये ना बड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है आपका। हर इंसान में अच्छा किरदार भी है, बुरा किरदार भी है। हर इंसान में रहमानी कुव्वतें भी हैं और शैतानी कुव्वतें भी हैं। बात यह है कि कोई शख्स अपने ऊपर कितना कंट्रोल करता है, अपने किरदार को कितना निखारता है। हमारे दौर में भी शरारती बच्चे हुआ करते थे, आज भी शरारती बच्चे हैं। हम, अगर मैं अपनी और अपने दोस्तों की बात करूं, अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम सारे दोस्त अपनी क्लास के बड़े ज़हीन, मेहनती और अच्छे और बाअदब ओबीडियंट स्टूडेंट थे, और हमारे रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे थे अल्लाह के फजल से। और चौधरी अनवर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हमारे करीब ही, ये हमारी क्लास के मॉनिटर भी हुआ करते थे। सही। ठीक है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद कभी कभी हम भी शरारतें कर लिया करते थे। शरारत सर और चीज़ है, बदतमीज़ी और चीज़ है। नहीं, थोड़ा मैं बताता हूँ, हमारे दौर में भी हमारी क्लास में कई लोग अपने टीचर से बदतमीजी कर लिया करते थे। वो है हर शख्स की अपनी शख्सियत या अपनी तरबियत। तो इस वक्त हमारे अपने तालीमी इदारों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें कोई इतना ज़्यादा नहीं फील होता कि उस दौर से और आज के दौर में अदब के लिहाज से कोई डिफरेंस है। सही। फोकस है कि किस बच्चे की तरबियत किस घर से कैसी हुई है। सिंपल सी बात है, अगर अच्छी तरबियत वाले बच्चे आए हैं सारे ठीक है। अगर कहीं कहीं पेरेंट्स की तरफ से लैकिंग है या तालीमी इदारे उस लेवल पे काम नहीं कर रहे तो वो नज़र आएगा। ये इंसानी नेचर है, ये रोज़े अज़ल से है, रोज़े अब तक रहनी है। सही। हम इसको दौर को बुरा नहीं कह सकते। मैं यहाँ अगर आप इजाज़त दें एक बात कहूँ, जितना लोगों ने इल्म को एक्सप्लोर किया है वो सारे का सारा एक तरफ, और अगले 10 सालों में उसे डबल तरक्की हो जाया करती है और ज़माना बेहतर हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी पहले वाला ज़माना अच्छा था। नहीं, इल्म भी बढ़ रहा है, इजाज़ात भी बढ़ रही हैं, लोगों की फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, लोगों के रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। आप देख लें,
आज से 20 साल पहले मोबाइल का किसी को पता ही नहीं था। आज आपके हर हाथ में सारी चीज़ें मौजूद है, कंप्यूटर भी है, फ़ोन भी है, सिनेमा भी है, स्क्रीन भी है, हर चीज़ मौजूद है। फैसिलिटीज़ ज़माने को ना बुरा कहने की बजाय अपने आप को अच्छा करने की फैसिलिटीज़ तो सर आ गई हैं, लेकिन इनका प्रॉपर इनकी जो इस्तेमाल का तरीकाकार वो नहीं सिखाया जा रहा। मोबाइल देखें कि हमारे लिए सहूलत है एक, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो नहीं गाइड किया जा रहा बच्चों को। नहीं, बच्चों को ना गाइड किया जाता है। असल में ना मैं फिर वही दोहराता हूँ, ये इंसानी नफ्सियात है कि वो हर चीज़ के मुस्बत और मनफी पहलू को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। इंसानी नफ्सियात है ये, इसकी वो जिबिल्लत है जो जानने की जिबिल्लत है, ठीक है। इसलिए हर चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल होता है, तो वो इन सारी गैजेट्स का भी अच्छा और बुरा इस्तेमाल मौजूद है। बात यह है कि आप बच्चों को कितना मॉनिटर करते हैं, कितना गाइड करते हैं, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड भी करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं, उनके बच्चे अच्छे हैं और उनका इस्तेमाल भी अच्छा करते हैं। जिन्होंने ओपन छोड़ा हुआ बच्चों को, वहाँ कई प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर वालिदैन थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो इन पर काबू पाया जा सकता है। जी माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा अपने जो फ्यूचर के प्लान्स हैं आपके, आप अपना तालीम के शोबा से वाबस्ता हैं, तो कोई आपके फ्यूचर जो प्लान्स हैं इस हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? जो तालीमी इदारे कायम हैं उनके ज़रिए से इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अच्छी नस्ल तैयार करके कौम को दें और उन्हीं पे फोकस करें, और यही हमारे प्लान है कि तालीमी इदारों के ज़रिए हम कौम की खिदमत करते रहें। जी, आखिर में आप पैगाम देना चाहें? मैं इस काबिल तो नहीं हूँ को बड़ा पैगाम दे सकूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट ही होगी, गुजारिश होगी कि आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। उनकी जहाँ तालीम के ऊपर इतना फोकस करते हैं, अखराजात करते हैं, आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दे के उनकी तरबियत पे भी फोकस करें। दूसरा, अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का खालिक मालिक है, और उसको अगर हम अपने ईमान की हद तक खालिक मालिक तस्लीम कर लें तो तमाम मसाइल का हल इसमें मौजूद है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने आप को बहसीत मुसलमान प्रेजेंट करें। फ़िरका बंदी वाली बात दुरुस्त नहीं है। और एक बात जो मैं बड़ी ख़ुसूसी तौर पे कहना चाहता हूँ, देखें, हमारे उलमा कराम से हमने बचपन से ये सुना कि जो बंदा हज करके आता है उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। शायद ये बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे इसलिए है कि इसको प्रॉपरली पेश नहीं किया जाता। प्रॉपरली ये है कि अल्लाह ताला के जो हुकूक हैं, अल्लाह ताला हज करने के बाद अगर वो हज कबूल हो जाता है तो वो तो माफ़ कर सकता है, लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं, आपने अगर किसी का हक़ खाया है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है, तो वो माफ़ नहीं होंगे। तो इस पैगाम को ज़रा समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं कि अल्लाह ताला आपकी आखिरत संवार दे, आपकी दुनिया संवार दे और आपके गुनाह माफ़ कर दे, तो लोगों के हकूक़ का पूरा ख्याल रखें। कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, किसी का हक़ गज़ब करने की कोशिश ना करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को अमन और खुशहाली का गवारा बनाए। और तालीम पे अगर आप लोग फोकस करते हैं, बच्चों की तरबियत पे फोकस करते हैं, तो हमारा मुआशरा यकीनन पुरअमन भी होगा, खुशहाली भी होगा। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जी चौधरी मोहम्मद शाहिद साहब, मुमताज़ माहिर तालीम, जिनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को आपके सामने रखा। आपने उनके बारे में वो कुछ जाना जो आप नहीं जानते थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आगे एक नेक्स्ट शख्सियत के साथ और आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।